हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी में जो कि बीपीएससी जो 17वीं है उसका एग्ज़ाम नियर अबाउट है। और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता भी है कि महा आंदोलन चल रहा है इसके लिए। अब क्यों चल रहा है आप सबको लोगों को पता भी है। जो सरकार गवर्नमेंट है क्या कर रही है, या आयोग जो है मुख्य रूप से क्या कर रहा है। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग की प्रायोरिटी है क्या, तैयारी को लेके, कि हम कितना अपनी तैयारी को लेके कंसर्न है। क्योंकि ऐसे ही देखा गया यूपी पीसीएस वाले में भी अचानक आयोग जो है डेट बताएगा, मुख्य रूप से एडमिट कार्ड आया और जो लोग लगे कि लगे नहीं ऐसा होगा, फिर पेपर देना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से यही चीज़ है कि हम लोग तैयारी में अच्छे से लगे रहें। तो आज हम लोगों का जो है पीवाईक्यू का लास्ट सीरीज़ है, जो विज्ञान जो पूछा जाता है बीपीएससी में एनसीईआरटी, उसमें बायोलॉजी का जो पार्ट है, यानी बायोलॉजी जो साइंस में पूछी जाती है उसका अंतिम पीवाईक्यू आज का क्लास है। और मुख्य रूप से आपके प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा पीवाईक्यू का, और साइंस और पॉलिटी दोनों का मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का भी मिल जाएगा, और बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसका भी मिल जाएगा आपको। और मुख्य रूप से आप देख सकते हैं जो घटना चक्र है वो भी प्लेलिस्ट उसका भी मिल जाएगा। तो आप जाके पूर्ण रूप से 5-6 दिनों में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से याद कर सकते हैं या रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए ताकि शुरू किया जाए हम लोग। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि लो जो लाइकेन है वह एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। मतलब लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर रहता है, वो एक साथ रहते हैं। इसमें कौन होगा? आपको पता भी हो कि जो लाइकेन होता है मुख्य रूप से क्या होता है, सहजीवी होता है। और किसका सहजीवी होता है? लाइकेन किसका सहजीवी होता है? अच्छा, प्रदूषक जो होता है, प्रदूषण, उसका भी ये सूचक होता है लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन जहाँ पे प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, वहाँ पे नहीं होते हैं, जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं था वहाँ पे होता है। तो प्रदूषण का भी एक सूचक है। तो ये किसका सहजीवी है? किसका सहजीवी है? ऑप्शन में आपका है पहला शैवाल और कवक, दूसरा कह रहा है कवक और बैक्टीरिया, तीसरा आपका ऑप्शन है शैवाल और वायरस, और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन में क्या कह रहा था कि शैवाल और कवक, शैवाल और कवक। तो जो लाइकेन होता है वो शैवाल और कवक का क्या है, सहजीवी होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि लाइकेन, और ये क्या होता है, प्रदूषक, प्रदूषण का जो है सूचक भी होता है, इंडिकेटर भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, तो यह शैवाल और कवक का एक साथ रहते हैं, हमने बताया ही। तो ये सारी चीज़ें, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो जीव अपना भोजन तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है, ये हम लोग जानते ही हैं। और परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जैसे अमर बेल का पौधा हो गया, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि किसी दूसरे पेड़ के टहनियों पे, पेड़ पौधों के टहनियों पे क्या होता है, उगता रहता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? परपोषी हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। यानी कौन ऐसा पौधा है जो संवहनी पौधा है? तो बताइए कौन ऐसा पौधा है इसमें जो संवहनी है? काई, लिवरफर्ट, हार्नबर्ट, फर्न, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपको एप्रोप्रिएट लग रहा है? अच्छा, काई को आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे इस जो काई होता है ना, यहाँ पे घर्षण का मान कितना होता है? घर्षण बल का मान कितना होता है काई के पास? 0 होता है। और जब घर्षण बल का मान 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है? कोई भी गति का विरोध नहीं कर सकता है। घर्षण बल लगता कहाँ है? दो सतहों के मध्य क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं तो पृथ्वी और हमारे पैर के जो बीच जो सतह है उसके बीच जो लगता है बल कौन सा होता है? घर्षण बल। घर्षण बल करता है क्या है? हमारे गति का विरोध करता है। ठीक है, गति का विरोध करता है। यही कारण है कि अगर खूब तेज से, खूब स्पीड से साइकिल चलाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है कि चला के जब छोड़ दिया जाता है पॉडिल जो है उसको पुशअप करके, तो चलते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि ऑटोमेटिक छोड़ देने के बाद वो क्या हो जाता है? वो चलते चलते रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? तो जो कि साइकिल जैसे चलता रहता है
ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसके गति का विरोध करता है, जहाँ पे एक स्पर्शी होती है वहाँ पे, वह कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है, ठीक है। तो गति का क्या करता है? विरोध करता है, इसीलिए वो जाके एक स्थिति पे जाके रुक जाता है। और काई में मैं बता रहा था कि घर्षण बल क्या होता है? शून्य होता है। तो जहाँ पे घर्षण बल का मान शून्य हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है? आप एक्सप्रेसवे बन जाएंगे। एक्सप्रेसवे बनने का मतलब कि आप तुरंत ही वहां से फिसलन जैसे काम करने लगेंगे, यानी फिसलन होने लगेगा, ठीक है। ये सारी प्रोसेस है इसमें। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है काई, दूसरा है लिवरपर्ट, तीसरा है हार्नबर्ट और चौथा है फर। काई के बारे में अगर और भी जानकारी लेना हो तो आप जान सकते हैं कि जो मुख्य रूप से शैवाल होता है, यानी जो तालाब होते हैं, या मुख्य रूप से तालाब या जो देखे होंगे, उसके ऊपर ये क्या होता है? हाँ, तो ये एक्वेटिक जो जीव होते हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर लेता है? मुख्य रूप से जाने से रोक लेता है, या प्रकाश संश्लेषण को भी मुख्य रूप से नीचे जाने से, जो सतह पे हो, पानी के सतह पे जो होते हैं पेड़ पौधे, उनमें जाने से भी रोकने का काम कर देता है। तो संवहनी पौधों में कौन होगा? कौन पौधा इसमें संवहनी होगा? फर्न होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो ऑप्शन डी है, फर्न एक क्या है? अपुष्पक संवहनी पौधा है। और संवहनी पौधा किसे कहा जाता है? उन पौधों को कहा जाता है जिसमें जल और खनिज को क्या किया जाए? भूमि से पादप के सभी अंगों तक ले जाने के लिए उत्तक होते हैं, पाए जाते हैं, लिग्नित उत्तक पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं, उन्हीं को संवहनी पौधा कहा जाता है। तो फर्न इसका एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका, एस्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? यानी एस्पाइरोगाइरा में कौन सा शैवाल पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो बताइए कौन सा शैवाल होता है? बताइए। भूरा शैवाल, लाल शैवाल, हरा शैवाल, सफेद शैवाल। अच्छा, ये जो लाल शैवाल है ना, इसको आप देखे होंगे, जो रेड सी है ना, रेड सी है, लाल सागर। तो लाल सागर का जो मुख्य रूप से, पौराणिक रूप से तो अलग चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाता है उसका जो वाटर होता है ना, जो जल है, वो कैसे होता है? रेड होता है। तो रेड किसके कारण होता है? इसी लाल शैवाल पाए जाने के कारण, क्योंकि उसमें लाल शैवाल पाए जाते हैं, इसके कारण उसका वाटर क्या होता है? रेड होता है। तो इस पूछ क्या रहा है? एस्पाइरोगाइरा जो होता है वो निम्नलिखित शैवाल में से किसका उदाहरण है? किस शैवाल का उदाहरण है? भूरा, लाल, हरा, सफेद, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। हरा शैवाल का उदाहरण है। तो एस्पाइरोगाइरा क्या होता है? हरा शैवाल होता है, ठीक। तो इस तरह से आपका, आपके प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एस्पाइरोगाइरा क्या है? हरा शैवाल का उदाहरण है। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अच्छा, क्लोरोफिल जो है वो केवल जंतु ऊतक में पाया जाता है, सॉरी, पादप ऊतक में पाया जाता है, जंतु ऊतक में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, हरित लवक जिसे कहा जाता है। पादप जो कोशिका होती है उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, और मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना, उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है क्लोरोफिल, आपको पता भी होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है, यानी कौन ऑप्शन जो है वो शैवाल के बारे में बता रहा है? बताइए। डायटम, राइजोपस, फ्यूनेरिया, अमीबा। बताइए। अच्छा, अमीबा क्या है? एक कोश की जीव है। क्या है? एक कोश की जीव है। इसमें विखंडन जो होता है आप देखे भी होंगे, एनसीईआरटी पढ़े होंगे। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए, कह रहा है कि शैवाल का इसमें से उदाहरण कौन है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है इसमें? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डायटम, राइजोपस, फ्यूनेरिया, अमीबा, कौन सा होगा? डायटम होगा। कौन होगा? डायटम, जी बिल्कुल सही है। डायटम आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो डायटम क्या है? एकल कोशिका वाला शैवाल होता है, यानी ये जो शैवाल होता है इसमें एक कोशिकी होता है, ठीक है। और कांच से बने घरों में सर्वाधिक पाया जाता है। जो कांच के घर होते हैं उसके ऊपर आप देखे होंगे ये चढ़ा होता है हरे रंग का शैवाल, उसी को कहा जाता है डायटम कहा जाता है, ठीक है। और मुख्य रूप से कैसे होता है? तो पारदर्शी ओपलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव होता है। अच्छा, एक चीज कोशिका भित्ति, किस कोशिका भित्ति कैसा किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का
कोशिका का अंग है, एक प्रकार का ये कोशिकांग है, यानी कोशिका का अंग है, कोशिका का अंग है एक प्रकार का, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। लेकिन किस कोशिका का? प्लांट, ओनली फॉर प्लांट, केवल प्लांट में पाया जाता है, जो कोशिका होती है उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? अच्छा, प्राणी जगत को कितने भागों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा है कि मोलस्का है कि टेनोफोरा है या प्लेटीहेल्मिन्थेस है? क्या है ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, कौन है वो? कौन ऑप्शन सही है बताइए। तो यह होगा ऑप्शन आपका सही ए, आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का या प्राणी जगत का सबसे बड़ा जो संघ है, सबसे बड़ा संघ है, किंगडम जो है वो किसका है? आर्थ्रोपोडा संघ का है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो संघ आर्थ्रोपोडा जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, और पृथ्वी पर जितने भी पाई जाती प्रजातियां जो पाई जाती हैं उसमें 2/3 प्रजातियां किसके हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के हैं, इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, मतलब ऐसा जंतु बताइए जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। ऐसा जंतु आपको बताना है जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता। ऐसे मनुष्य की अगर बात किया जाए तो जो रुधिर बनी होती है, जो ब्लड बना होता है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे किसके बना होता है? एक तो प्लाज्मा और एक जो है कणिकाएं। इसमें सर्वाधिक भाग 55 से 60% किसका होता है? प्लाज्मा का होता है, और 40 से 45% किसका होता है? कणिकाओं का। प्लाज्मा में क्या होता है? जल होता है, कितना? 90 से 92%। और कार्बनिक और अकार्बनिक, मुख्य रूप से अकार्बनिक, ये पदार्थ मिलकर कितना होते हैं? 8 से 10%, 8 से 10% के आसपास ये होते हैं, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ठीक। सब सर्वाधिक मात्रा प्लाज्मा में किसका होता है? जल का होता है, 90 से 92%। वैसे कणिकाओं में कार्बल्स की बात की जाए तो इसमें यह किससे किससे मिलकर बना होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों से मिलकर बने होता है। तो जो आरबीसी होता है ना, इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है, और 120 दिन के बाद पुनः नई आरबीसी बनती रहती है, और पुरानी जो आरबीसी होती है वो क्या होती है? समाप्त होती है, ठीक है। तो देखे होंगे इसके लिए बहुत लोग साफी भी वगैरह पीते हैं, और वही पुरानी आरबीसी जो है नहीं अगर समाप्त हो, कहीं पे चिपक जाए और गांठ बना लेते तो ट्यूमर का भी रूप बना लेती है, ऐसा भी होता है। तो आरबीसी इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसमें पाया जाता है एचबी, हीमोग्लोबिन। इसी के कारण रुधिर का यानी ब्लड का रंग जो होता है वो क्या होता है? लाल होता है, हीमोग्लोबिन। यह कैसा पदार्थ है? लौह युक्त पदार्थ है, यानी आयरन युक्त पदार्थ है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ठीक है। यह क्या कार्य करता है? रुधिर में यानी ब्लड में किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? परिवहन करता है, ठीक है। ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ब्लड को शुद्ध करने में सहायता करता है, और ऑक्सीजन को अलग अलग कोशिकाओं पे पहुंचाने के काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है, ठीक। अब इसकी कमी से कौन सी रोग हो जाती है? एनीमिया हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। एनीमिया इसकी कमी से हो जाती है। सबसे ज़्यादा कमी जो होती है हीमोग्लोबिन की किस में होती है? वोमेन्स में होती है, ठीक। तो कह रहा है कि आरबीसी कणिका विहीन यानी आरबीसी विहीन जंतु कौन? मतलब ऐसा जंतु, एनिमल्स बताइए, ये जो ऑप्शन दिया गया उसमें से जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। ऐसा जंतु आपको बताना है जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। मेढक में पाया जाता है, सर्प में भी पाया जाता है, मोर में भी पाया जाता है। कौन होगा? केंचुआ। ऑप्शन बी सही होगा। केंचुआ में आरबीसी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो केंचुआ में क्या होगा? आरबीसी नहीं पाया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। तो ये मैंने बताया ही। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है वह कौन है? बताइए। ऐसा सबसे छोटा जीव जो स्वयं प्रजनन कर सकता है और स्वयं विकास करने में भी समर्थ है,
क्या होगा? विषाणु होगा, जीवाणु होगा, या माइकोप्लाज्मा होगा, या बैक्टीरियोफेज होगा, क्या होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी, ऑप्शन सी सही होगा, माइकोप्लाज्मा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा जीव है और स्वयं विकास और प्रजनन करने में भी क्या है? समर्थ है। तो ऑप्शन सी का आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मैंने बताया ही। अगला प्रश्न देखिए, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, यानी जो कवक पौधे जो होते हैं उसमें किस चीज का अभाव होता है? किस चीज का अभाव होता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, पर्णहरित का, सूर्य के प्रकाश का, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए जो कवक होता है, फंजाई जो होता है, उसका रंग कैसा होता है? आप रंग से ही पहचान कर सकते हैं कवक का रंग कैसा होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा पाई जाती है, सन का लाइट भी आता है इस पे, ठीक है। पर्णहरित जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, हरित लवक जिसको कहा जाता है, हरित लवक, इसी का नाम पर्णहरित है। यही मुख्य रूप से नहीं पाया जाता है कवक में, ठीक है। तो कवक में जो कवक पौधे होते हैं उसमें क्या किसका अभाव होता है? पर्णहरित का अभाव होता है, ठीक। तो पर्णहरित इसमें नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए इसको क्या है? पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है कवक को, ठीक है। तो कवक ये याद रखिएगा, प्लांट्स में नहीं रखा जाता है, प्लांट्स के ग्रुप में ये नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, ठीक है, सही बात है। तो शैवाल और कवक के मिलने से जो लाइकेन बनता है, जो प्रदूषक का एक सूचक भी है, उसे क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं, ऐसे तो सहजीवी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप बताइए क्या कहा जाता है? ऑप्शन के अनुसार क्या कहा जाता है? पैरासाइटिज्म, म्यूटियोलिज्म, कामेंसलिज्म, कन्वर्सन, क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन तो बनता है, सही बात है, लेकिन इनमें से क्या कहा जाता है इसे? तो क्या कहा जाता है? मुख्य रूप से म्यूटियोलिज्म, क्या कहा जाता है? म्यूटियोलिज्म कहा जाता है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है और ये म्यूटियोलिज्म है, ठीक, यानी सहजीवी है, किसका? कवक और शैवाल का, ठीक, लाइकेन। ये सारी चीजों को याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं। ये आपको पता है कि वाटर से जो एक, चूंकि मछली जो है एक्वेटिक है, एक्वेटिक जीव है, और उसको जैसे ही जल से बाहर निकाला जाता है उसकी कुछ समय बाद डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, दूसरा उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, तीसरा वे श्वास नहीं ले पाती हैं, और चौथा वे जल में नहीं चल पाती हैं। तो कौन ऑप्शन सही होगा बताइए? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। अच्छा, बाहर जब अधिक मात्रा में अगर ऑक्सीजन उसको प्राप्त हो जाती तो मरती क्या है? ये तो ऐसे ही गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है क्योंकि वो जल में नहीं चल पाती, तो इसमें तो कह रहा है कि बाहर निकालने पर मर जाती हैं, तो जल की बात ही नहीं है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। बाकी बचा दो ऑप्शन। दो ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन देखिए ध्यान से, कह रहा है उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है। शारीरिक ताप बढ़ जाता है या श्वास नहीं ले पाती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। बाहर निकाल देने पे क्या होता है? मछलियां इसलिए मर जाती हैं क्योंकि बाहर निकालने पे श्वास नहीं ले पाती है। और उसका कारण क्या है? आपको पता है कि मछलियां जो श्वास लेती हैं क्लोम से लेती हैं, जिसको गल्फर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गल्फर, क्लोम होता है, उससे श्वास लेती है। उसमें लंग्स नहीं होता है, लंग्स जो है नहीं होता है, फेफड़े नहीं होता है। तो कहाँ से लेती हैं? वाटर में, जो H2O होता है इसमें लेती हैं। इसमें घुलित जो ऑक्सीजन है, डिसॉल्व जो ऑक्सीजन है, उसका प्रयोग करती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। तो हवा में 21% ऑक्सीजन है, पानी भर की तुलना में लगभग 0.5 से इतना होता है। ये मैंने बताया ये सारी चीज़ें। आगे बताइए, कह रहा है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? यानी मधुमक्खियों का जो ग्रुपिंग होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं एक दूसरे को कैसे वह मुख्य रूप से पहचान पाते हैं? गंध से, दृष्टि से, नर्तन से, स्पर्श से, कैसे पहचानते हैं एक दूसरे को? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट बताइए,
कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, गंध से पहचानते हैं। किससे? गंध से। अच्छा, आपको इसमें पता भी होगा कि इसमें एक होती है मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, उसके डायरेक्शन पे ही सब मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? चलती हैं। ठीक है। अच्छा, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी जो पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एपी कल्चर। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, डाल्फिन वर्गीकृत किया जाता है। डाल्फिन किस वर्ग में आएगा? मत्स्य वर्ग में आएगा, उभयचर में आएगा, सरीसृप में आएगा, या स्तनी में आएगा? किस में आएगा बताइए? डाल्फिन किस में आती है? ये ना थोड़ा सा ये मिस पॉइंट कर दिया, मिस प्रिंट कर दिया। बताइए, डाल्फिन वर्गीकृत किया जाता है किस में? किस वर्ग में डाल्फिन को रखा जाता है? डाल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन। हाँ, 2009 में 2009 में गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए योजना शुरू किया गया। ठीक, तो ये बताइए, गंगेटिक जो डॉल्फिन हो तो मैंने बता दिया, ये डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनी में? किस में? स्तनधारी में। किस में? स्तनधारी में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, तो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव भी है कौन? गंगा डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन, ये मैंने बताया ही है अभी। अगला प्रश्न देखिए, मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है? मेढक है और टोड है, यह किस उभयचर के उदाहरण है बताइए? मेढक आपको पता ही है, उभयचर है। यानी उभयचर किसे कहते हैं? जो जल में भी जीवित रह सकता हो और स्थल पर भी जीवित रह सकता हो। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। और मेढक में आप जानते हैं कि सांस लेने के लिए 3 अवस्थाएं होती हैं। मेढक की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो लार्वा होता है, एक टैडपोल अवस्था होता है, और एक सुषुप्ता अवस्था होता है। 3 अवस्था होता है। ठीक है, और इसमें अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग अंगों से श्वास लेता है वो। मतलब मुख्य रूप से जब सुषुप्ता अवस्था में होता है तो त्वचा से श्वसन करता है, यानी सुषुप्ता मिट्टी के अंदर जब चला जाता है मेढक, तो देखते होंगे बरसात के दिन में बड़े बड़े, जब बारिश होती है ना ज़्यादा, तो बड़े बड़े मेढक आते हैं पीले पीले टाइप के, बड़ा बड़ा है, और बड़े बड़े गुब्बारे फुलाते हैं। तो वो जो मेढक होते हैं मुख्य रूप से आखिर कहाँ रहते हैं? अचानक आ कैसे जाता है? तो जैसे ही पानी जो है भौम जल उनके शरीर पे पड़ता है तो समझ जाते हैं कि अब पानी उचित मात्रा में हो गई है, तो वो निकल आता है। तो वो मिट्टी के अंदर रहते हैं। अब मिट्टी के अंदर रहते हैं तो श्वसन कैसे करते होंगे? तो अपनी त्वचा से करते हैं। ठीक है, जब वो बाहर रहते हैं तो कैसे करते हैं? फेफड़ों से करते हैं। और वही जब लार्वा अवस्था अथवा टेडपोल अवस्था में जब होता है मेढक, तो मछली के आकार का होता है, और उस अवस्था में वो कैसे श्वसन करता है? गल्फर से करता है, क्लोम से करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, अनुरा। क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुरा। तो मेढक और टोड अनुरा वर्ग के उभयचर के उदाहरण है। अनुरा वर्ग की प्रमुख विशेषता क्या होती है? कुछ में 4 पाद पाए जाते हैं, और अगला और पिछला पाद की तुलना में थोड़ा सा लंबे होता है, जिससे छलांग लगाने में उसको क्या मिलती है? सहायता मिलती है। तो किस में आएगा? अनुरा वर्ग में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, कैसे? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, या इनमें से अधिक? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ब्रायोफाइटा में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ब्रायोफाइट बीजाणु में मात्र कोशिका होती है, कितनी होती है बताइए? कौन सा ऑप्शन सही होगा? द्विगुणित होती है। कितनी? द्विगुणित। तो कैसी होती है? द्विगुणित। जैसे ब्रायोफाइट में आप देख सकते हैं मांस तथा लिवरवर्ट, ये जो पौधे हैं ये आते हैं, और पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है। तो जल स्थल चर भी इसको कहा जाता है। ब्रायोफाइटा जो होते हैं पेड़ पौधे, प्लांट्स, जानते हैं आप कि 3 तरह के होते हैं प्लांट्स। एक ब्रायोफाइटा हो गया, एक टेरिडोफाइटा हो गया,
ठीक है। और ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है बताइए? ठीक है, थैलोफाइटा। ठीक, तो ब्रायोफाइटा जो होता है वो प्लांट्स जो होता है पादप जगत का उभयचर पौधा होता है। ठीक है, तो जल स्थलचर भी इसको कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा उभयचर पौधा है। ठीक, आगे देखिए, कोशिका का शक्ति का स्रोत यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? कहना चाह रहा है पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति तो प्लांट्स में पाया जाता है। माइटोकांडिया है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, कौन है? तो माइटोकांडिया है। माइटोकांडिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का शक्ति का स्रोत कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोशिका में माइटोकांडिया में क्या होता है, माइटोकांडिया कोशिका का एक अंग है। इसमें होता क्या है कि एटीपी के रूप में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, संचित होती है। ऊर्जा एटीपी के रूप में इसमें संचित होती है। अब इसको किस में बदल दिया जाता है? एडीपी में, ऑक्सीजन के दहन करने के कारण बदल दिया जाता है। तो जब एडीपी में बदला जाता है उसके बाद ही हम इसका यूज कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है वो किस में संचित होती है? माइटोकांड्रिया में संचित होती है। किस में? एटीपी के रूप में संचित होती है। अच्छा, राइबोसोम पे क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पेड़ पौधों में पाई जाती है, यानी प्लांट की जो आपका प्लांट सेल्स है उसमें पाया जाता है क्या? कोशिका भित्ति। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ठीक, तो इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? बताइए, किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? कौन सा ऑप्शन सही होगा? लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, शैवाल, कौन सा होगा जिसकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है? बताइए कौन होगा? विषाणु होगा। विषाणु की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। लाइकेन क्या है? सहजीवी है। किसका? शैवाल और कवक का होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, तो विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कहाँ से हुई है? वायरस। तो वायरस कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ, यानी जो सेल होती है ना, बैटरी वाली सेल नहीं, कोशिका। बैटरी वाली सेल की बात नहीं कर रहा है, कोशिका की बात कर रहा है जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो इस कोशिका में 80% से अधिक कौन सा चीज पाया जाता है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल, क्या पाया जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रोटीन, चर्बी, खनिज, कौन सा होगा ऑप्शन सही? तो सर्वाधिक मात्रा में 80% से अधिक मात्रा किसकी होती है? जल की होती है। अच्छा, सेकेंड नंबर पे कहा जाए तो प्रोटीन की होती है सेकेंड नंबर पे। तो 80% से ज्यादा किसकी मात्रा होती है? जल की होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, तो 80% से ज्यादा मैंने बताया ही। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से, इसमें फिलअप करना है आपको, आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? देखिए, क्लोरोप्लास्ट की अगर बात कहा जाए तो क्लोरोप्लास्ट में ही आता है क्लोरोफिल, हरित लवक। तो हरित लवक तो केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है और एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहा है, एक तो प्लांट का पौधा मतलब प्लांट और आम का पौधा, और एक बंदर का। बंदर क्या है? एनिमल्स है। तो ऐसा चीज बताना है जो दोनों के सेल्स में क्या हो? कॉमन हो। जो दोनों के सेल्स में क्या हो? कॉमन हो, वो चीज बताना है। तो क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही नहीं, सीधी सीधी बात है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट केवल किस में पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। सी ऑप्शन अगर देखें, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति भी केवल प्लांट्स में पाया जाता है, यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये तो होगी नहीं। डी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली। क्या कोशिका झिल्ली पौधे और बंदर दोनों में पाया जाता है? तो बिल्कुल सही बात है, कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाया जाता है। अब एक चीज और है, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल को देख लेंगे। सेंट्रियोल क्या बंदर और प्लांट्स यानी एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाया जाता है? तो केवल केवल किस में पाया जाता है? प्लांट्स के सेल में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा? ऑप्शन डी सही होगा। कोशिका के ऊपर जो अपारदर्शी, मुख्य रूप से जो कोशिका के ऊपर जो झिल्ली पतली लगी हुई होती है उसको कोशिका झिल्ली, जैसे अंडा को देखे होंगे आप, एग जो होता है उसके ऊपर क्या होता है? CaCO3 होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है सफेद रंग का। और जब उसको आप हटाएंगे तो देखिएगा उस
उसको हटाएंगे तो अंदर से थोड़ा सा एक झिल्लीनुमा पदार्थ निकलेगा, वो ही क्या होगा, कोशिका झिल्ली होगी। ठीक है, वो क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक, ठीक है। यह कैसी होती है झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसा, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये तो था हमारा आज का मुख्य रूप से जो हमने कवर किया, यानी जो PYQ था बायोलॉजी का, वो हम लोगों के द्वारा कवर किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए। और फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले सीरीज में। तब तक के लिए हम लोग यहीं पे अपने क्लास को विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।